हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैंडल पे, जहां आज मैं आप लोगों को अपने प्लेलिस्ट जनरल स्टडीज के अंतर्गत एक बड़ा ही प्यारा सा वीडियो लेके आया हुआ हूं, जहां आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे वंश के बारे में, एक ऐसे सल्तनत के बारे में जिसने बहुत ही कम समय तक राज्य किया, लेकिन उसके चर्चे आज भी होते हैं। इतिहास में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उस वंश के द्वारा किया गया। तो मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आज का जो वंश है वो है बाबू खिलजी वंश। यानी आज मैं चर्चा करने वाला हूं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसमें क्या क्या हुए और कैसे इसकी समाप्ति हुई, आज हम लोग सारा कुछ इस छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है खिलजी वंश की जो समय अवधि थी वो थी 1290 से 1320 तक। बड़ा ही छोटा सा समय था, महज 30 साल तक, सिर्फ 30 साल तक आप देख रहे हैं कि इस वंश ने शासन किया। लेकिन इतिहास में ऐसे ऐसे कार्य करके गए इसके शासक कि आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं, आज भी हमारा इतिहास उन्हें भूल नहीं पाता। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बाबू कि खिलजी वंश जो था वो आया कहां से। देखिए, खिलजी वंश की स्थापना सबसे पहले 1290 में जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में सबसे पहले इस खिलजी वंश की स्थापना की। और इसके पहले जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, जिनका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स को इन्होंने मार दिया, उसकी हत्या कर दी और वहां के राज्य पर, दिल्ली के सल्तनत पर जो है खिलजी वंश का पताका लहराया। वास्तव में जलालुद्दीन खिलजी जो थे, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनको फिरोज के नाम से ज्यादातर जाना जाता है, ये जो थे इस राज्य में, यानी कि गुलाम वंश के राज्य में ही, वहां पहले सेनापति थे, फिर सूबेदार हुए और अपने अचंभित कर देने वाले प्रतिभा के कारण ये यहाँ के राजा के काफी करीबी भी रहे। लेकिन चूंकि हम लोग इतिहास में देखते आते हैं कि बाबू राजगद्दी जो है वो ऐसे नहीं मिलती है। कोई भी राजगद्दी पाने के लिए राजाओं ने बहुत संघर्ष किया है, अपने लोगों तक को मारा है, यहां तक खून की नदियां बही। इसलिए यहां भी क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी ने, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, उन्होंने इस वंश के, गुलाम वंश के बाबू, गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे शमसुद्दीन क्यूमर्स, इनकी हत्या कर दी और एक नए साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश का राज हुआ जिसका नाम था खिलजी वंश। ये घटना 1290 की है। उस समय जलालुद्दीन खिलजी का उम्र जो है बाबू वो 70 साल था। यानी कि 70 वर्ष के उम्र में इन्होंने शमसुद्दीन क्यूमर्स को, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया और उनका जो वंश था, जो गुलाम वंश था, वहां पे समाप्त हो गया। और वहां से जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। पहली बार जब खिलजी वंश का नींव रखा गया और जब उनका राजाभिषेक हुआ तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी की उम्र 70 वर्ष थी। हालांकि बहुत अधिक समय तक वे राज नहीं कर पाए और वे 1296 तक, 1290 से 1296 तक खिलजी वंश के राजा के तौर पे दिल्ली के सल्तनत पर विद्यमान रहे। हालांकि अपने कार्यकाल में इन्होंने बड़ी ही दोहरी नीतियों का परिपालन किया। दिल्ली सल्तनत को संभालने के बाद इनकी नीतियों में उदारता थी, लोगों के प्रति जो है इनका मानना था कि अगर राज्य को कंट्रोल करना है, राज्य की पूरे देश को लेके चलना है, तो वहां की जनता को दुख सुख को समझ के चलना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि उम्र के चलते उनकी नीति उदारवादी हुई, लेकिन वास्तव में जो भी था, इनका जो 6 साल का कार्यकाल था वो काफी प्रभावित करने वाला था। लेकिन 1296 में इस खिलजी वंश का जो सबसे ऐतिहासिक राजा था,
जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, खिलजी वंश को जिसने सबसे अधिक मशहूर किया वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और इसका दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और साथ साथ उसका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, जो उस समय सूबेदार के पद पर था, सूबेदार के पद पर था। और 1296 में ही, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बनने से पहले, राजा बनने से पहले देवगिरी पर सूबेदार रहते हुए, देवगिरी जो महाराष्ट्र में है वहां पे इसने आक्रमण किया 1296 में, जहां के राजा रामचंद्र देव जो यादव वंश के थे। महाराष्ट्र में एक जगह है बाबू देवगिरी, और देवगिरी राज्य जो था वो रामचंद्र देव के अंडर में था, वहां के वो राजा थे और यादव वंश के शासक थे। अभी राजा बनने से पहले, दिल्ली का सल्तनत संभालने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने बिना जलालुद्दीन खिलजी की सहमति लिए हुए यहां पे आक्रमण किया और रामचंद्र देव को हरा के वहां से बहुत बड़े मात्रा में धन संपदा लूट के लाया, जिसकी जानकारी जब जलालुद्दीन खिलजी को हुई तो उस समय एक प्रथा थी कि जो भी दिल्ली के सल्तनत पर बैठा हुआ राजा होता था, कोई भी छोटा राजा अगर कहीं से कुछ जीत के धन दौलत लाता था तो उसका कुछ भाग आपसी शर्तों के अनुसार दिल्ली सल्तनत को देना होता था। इस पर जो है, जब जलालुद्दीन खिलजी को यह बात पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण करके बहुत अधिक मात्रा में धन दौलत दूर लूट के लाया है, तो उन्होंने इस बात के लिए अलाउद्दीन खिलजी से अपनी बात रखी कि जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है वो उन्हें दे दिया जाए। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा और ससुर जो जलालुद्दीन खिलजी थे उनको बुला के और धोखे से मार दिया, उनको बुला के और धोखे से मार दिया। और मार देने के बाद इसने दिल्ली सल्तनत पर अपना राज्य कर लिया, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को मार के और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सल्तनत पे अपना राज्य, अपना सिक्का जमा लिया। और वहां से अब जो है 1296 से दिल्ली सल्तनत उसके अंडर में आ गई। इसके अलावे जलालुद्दीन खिलजी के अलावे उसने जलालुद्दीन के परिवारों को भी मारा, बहुत से लोगों का जो है उसने खून बहाया। और यही कारण है कि उसकी छवि एक क्रूर नेता के रूप में, एक कठोर निर्दयी राजा के रूप में हम लोग देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, यानी इस 30 बरस में कुल 5 राजा रहे, अगर हम मलिक काफूर को छोड़ दें तो। लेकिन इस 30 वर्षों में अकेला 20 वर्ष तक राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया, क्योंकि इसमें सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे प्रतिभावान राजा यही था, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मार दिया, अपने चाचा और ससुर को, चाचा भी थे और ससुर भी थे, इसने धोखे से मार दिया और दिल्ली सल्तनत पे अपनी हुकूमत स्थापित कर ली। दिल्ली सल्तनत पे अपने हुकूमत को स्थापित करने के बाद ये निरंतर अपने सेना के विकास पे काम करने लगा, अपनी सेना को बड़ा करने लगा। इसके लिए उसने बहुत सारी नीतियां, जो आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में बहुत सारे कर, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार भी किए, क्योंकि चूंकि इसको सेना बड़ी करनी थी, अतः अनिवार्य वस्तुएं जो खाने पीने की वस्तुएं थी उसका मूल्य इसने निर्धारित कर दिया था कि एक निश्चित राशि से अधिक राशि उसका मूल्य नहीं हो सकता था। इसके बाद जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली, उसकी क्रूरता और बढ़ गई, उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। और इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने जैसे ही गद्दी संभाली, तब 1296 में गद्दी संभालने के बाद इसका सबसे पहला जो चढ़ाव था वो 1299 में था, जो गुजरात पे,
गुजरात पे इसने जो है वो सबसे पहला आक्रमण किया और गुजरात पर इसके आक्रमण का जो मुख्य केंद्र बिंदु थे, जो मुख्य इसके सेनापति थे, वे थे नुसरत खान। और इस गुजरात आक्रमण के दौरान ही नुसरत खान ने 1000 दीनार में मलिक काफूर, जो कि एक हिजड़ा था, उसको उन्होंने खरीदा, जो कि आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे करीबी बन गया। मलिक काफूर एक हिजड़ा था और इसी कारण से उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी आक्रमण के दौरान नुसरत खान ने इसको 1000 दिनार में बाजार से खरीदा था। अब आते हैं आगे कि गुजरात के फतह के बाद गुजरात की लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और वहां से बहुत अधिक मात्रा में धन लूट के लाया। इसके बाद इसने 1301 में रणथंबोर, जहां के राजा हमीर देव और महारानी रंगा देवी, रणथंबोर पे इसका आक्रमण हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इतिहास में ये जो आक्रमण था 1301 का, जो रणथंबोर का आक्रमण था, इसने एक नया जो है मापदंड, एक नई शब्दावली को प्रस्तुत किया, जिसका नाम था जौहर। देखिए बाबू, जौहर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहले जो भी राजा हुआ करते थे, खास तौर से जो राजपूत राजा थे, वे अगर युद्ध में हारने लगते थे या फिर वो युद्ध में मारे जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां थीं, उनकी जो औरतें होती थी, या फिर उस राज्य में जो भी औरतें इच्छुक होती थीं, वे आत्मदाह करती थीं। यानी कि अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वे आत्मदाह कर देती थी, खुद को समाप्त कर देती थी। रणथंबोर पे जब हमीर देव की हार हुई, तो यहां सबसे पहले माना जाता है कि जौहर की प्रक्रिया शुरू हुई और रंगा देवी ने जल जौहर किया। ध्यान दीजिएगा, यहां जल जौहर हुआ। जल जौहर का मतलब कि उन्होंने खुद को पानी में डुबो लिया और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने अपनी अस्मिता को बचा लिया। रणथंबोर के बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। देखिए, चित्तौड़ का जो आक्रमण है वो काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि चित्तौड़ का जो आक्रमण था वो अलाउद्दीन खिलजी को और भी एक क्रूर और एक काफी ही सनकी जो है राजा है, उसकी तरह से साबित करता है। चित्तौड़ के महारानी जो थी पद्मावती जो थी, ऐसा माना जाता है कि इसको पद्मावती से अत्यधिक प्रेम हो गया। ये पद्मावती के गाथा को सुनकर उनकी सुंदरता में इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भी उसने धोखे से वहां के महाराज को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जिस समय ये चित्तौड़ की लड़ाई लड़ रहा था, इसको सनकी इसलिए कहा जाता है कि जिस समय ये चित्तौड़ की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय इसके अपने राजधानी, अपने सल्तनत दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। लेकिन दूसरा कोई भी राजा होता तो वह पहले अपने राजधानी को देखता, लेकिन इसने उधर ध्यान नहीं दिया। सेना की एक टुकड़ी को भेजकर और यहां जो है लगा रहा, और इस युद्ध को फतह करने का उसका मेन उद्देश्य था रानी पद्मिनी यानी रानी पद्मावती को जीतना। लेकिन ये उसका प्रयास विफल हुआ। भले ही वह चित्तौड़ पे विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन यहां पे भी महारानी पद्मिनी ने, जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने अग्नि जौहर किया। अपने साथी महिलाओं के साथ उन्होंने अग्नि जौहर कर लिया। और यहां भी जो है बाबू, अलाउद्दीन खिलजी को सिर्फ राख ही हाथ लगी।
यानी कि उन्होंने खुद को जला लिया और इसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। इस प्रकार से 1303 में उसने चित्तौड़ को भी जीता। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया। ये मालवा जो है दक्षिणी क्षेत्र है और वहां पे इन्होंने आक्रमण किया। 1305 में यहाँ का भी विजय उसने किया। और इस युद्धों में यहाँ से जो भी युद्ध हो रहे थे 1299 के बाद जो भी युद्ध इसके होते चले गए उसमें मलिक काफूर जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता रहा। धीरे धीरे वो महाराज के बहुत करीब हो गया था। यहां देखते हैं कि वारंगल 1308 से 10 के बीच उसने वारंगल पे आक्रमण किया और वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव इनको उसने हराया। और इसको हराने के बाद यहां के जो राजा थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक बहुत ही कीमती उपहार दिया, या फिर कहिए कि हारने के एवज में चुकाया, जिसका नाम था कोहिनूर। यानी कि कोहिनूर हीरा हारने के बाद प्रताप रुद्रदेव ने वारंगल का युद्ध हारने के बाद उन्होंने भेंट स्वरूप कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये कोहिनूर हीरा जो है बड़ा ही मार्मिक भूमिका निभाता रहा। जिसके भी पास गया उसकी एक तरह से कहें कि उसके विनाश का कारण बना, क्योंकि इसको बहुत अधिक समय तक कोई भी नहीं रख पाया। तो यहां उसे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। माना जाता है कि यह युद्ध 1308 से 10 के बीच में हुआ। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी 1316 में जो है इसकी तबीयत खराब हो गई। 1316 ईस्वी में इसकी तबीयत खराब हो गई और इसकी बीमारी इतनी बिगड़ गई कि 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि अपने मरने से पहले उसने खिलजी वंश को एक नई ऊंचाई, एक नई मुकाम तक पहुंचाया था, अपने राज्य के क्षेत्रों को बढ़ाया था, सारे मापदंड निर्धारित किए थे, कड़े नियम और नीतियां बनाई थी जिससे कि राज्य का संचालन आसानी से हो रहा था। लेकिन 1316 में जब इसकी मृत्यु हुई तो मलिक काफूर ने, जो इनका सबसे करीबी सेनापति था या फिर कहें कि सबसे प्रिय व्यक्ति था वहां के राज्य में, इसने इनके सबसे छोटे बेटे यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे छोटा बेटा था सिहाबुद्दीन उमर, जिसकी उम्र उस समय महज 6 साल थी, सिहाबुद्दीन उमर को उसने गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठाकर, और इसका उद्देश्य था खुद का जो कंट्रोलिंग, तो सिहाबुद्दीन उमर को इसने गद्दी पे बैठा दिया और खुद सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, यानी खुद कंट्रोलिंग करने लगा मलिक काफूर। ये बात जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो बड़े बेटे थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इनको ये बात अच्छी नहीं लगी और इसी दौरान 1316 में ही मलिक काफूर की भी हत्या कर दी जाती है। और वहां से जो है ये सिहाबुद्दीन उमर जो है इसको अंधा बना दिया जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, जो कि अगला शासक बना, उसने मलिक काफूर को मरवा दिया और अपने छोटे भाई को दोनों आंखों से अंधा करवा दिया। ये अजीब सी दास्तान रही है पहले के राजाओं में। राज्य को पाने का जो कार्य है, जो राज्य को लेके इन लोगों की लालसा थी और जो वो त्याग था, जो पारिवारिक त्याग था, जो विनाश था, बड़ी ही अटपटी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जो पारिवारिक जो खास तौर से कलह थे उस समय राजाओं में ये होड़ थी कि अगर आपको राजा बनना है तो बाकी लोगों को मारना है। ये बड़ा ही मुश्किल काम था और यहाँ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह राजा बनने के लिए मलिक काफूर को मरवा देता है और इसको अंधा करवा देता है। हालांकि इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद खुसरो खान, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। खुसरो खान, ऐसा माना जाता है कि ये एक हिंदू शासक थे, लेकिन इन्होंने मुसलमान धर्म को जो है कबूल कर लिया और ये वहाँ की सत्ता पर काबिज हुए।
खुसरो खान। लेकिन लोगों ने इनकी विवेचना की, लोगों ने इन्हें नकार दिया और इस खुसरो खान को तुगलक वंश यानी गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को 1320 ईस्वी में मार दिया। खुसरो खान को गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में मार दिया और इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को समाप्त करते हुए एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार खिलजी वंश जो गुलाम वंश के पतन के बाद उदय में आया और तुगलक वंश के शुरू होने से पहले समाप्त हो गया। ये कुल अवधि जो है महज 30 वर्षों की रही। इसमें जो सबसे महत्वाकांक्षी राजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी की दास्ता को देखते हुए इतने कम समय में खिलजी वंश ने अपना एक अलग छाप छोड़ा है। आई होप कि आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसके बाद जो है आगामी वीडियोज में मैं आप लोगों को सभी वंशों के बारे में धीरे धीरे, गुलाम वंश, यादव वंश, तुगलक वंश, सबके बारे में आपको बताऊंगा। आई होप कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो को देखिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।